नमस्कार, खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। 2024 के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में स्विंग सीटें और गढ़ आमने सामने हैं, लेकिन इस बार का मुकाबला काफी अलग है। तेलंगाना की सत्ता पर बीआरएस के बजाय अब कांग्रेस काबिज है, तो आंध्र प्रदेश में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में 32 सीटों पर कुछ वोटों के इधर उधर होने से सारा चुनावी खेल बदल सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण की वोटिंग के बाद आधा सफर पूरा हो गया है और अब बारी चौथे चरण की है। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों के लिए 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं और जिनकी किस्मत का फैसला मतदाता 13 मई को करेंगे। इस चरण में उन सीटों पर सियासी दलों का चुनावी इम्तिहान है, जहां कांग्रेस का एक समय दबदबा हुआ करता था। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 10 साल पहले कांग्रेस को पस्त कर दिया था और इकाई के अंक तक सीमित हो गई थी। बीजेपी अपने गढ़ को बचाए रखने तो कांग्रेस उसे छीनने की कवायद में है। लेकिन चौथे फेज का असल चुनाव 32 सीटों पर टिका हुआ है। ये सीटें वो हैं जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। इस चरण में तेलंगाना की 17, आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, पश्चिम बंगाल की 8 और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। इन 96 सीटों पर 13 मई को मतदान के साथ देश के 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, 379 सीटों पर भी चुनाव पूरे हो चुके होंगे और उसके बाद आगे के 3 चरणों में 163 सीटों पर जोर आजमाइश होगी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की जिन 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग हो रही है, उस पर 2019 में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। 2019 के चुनाव में बीजेपी 89 सीटों पर लड़कर 42 सीटें जीतने में सफल रही थी। 2014 में 38 सीटें और 2009 में 10 सीटें ही जीतने में कामयाब थी। तो वहीं कांग्रेस 2019 में 85 पर लड़कर महज 6 सीटें ही जीत सकी थी और 2014 के चुनाव में 3 और 2009 में 50 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। इस चरण में क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया था। वाईएसआर कांग्रेस ने 2019 में 22 सीटें जीतने में सफलता हासिल की, जबकि 2014 में 9 सीटें मिली थीं। तेलंगाना में बीआरएस 2019 में 9 सीटें जीती थीं, जबकि 2014 में 11 और 2009 में 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा 17 सीटें अन्य दलों को मिली थी और जबकि सपा, बसपा और आरजेडी जैसे दल एक भी सीट नहीं जीत सके थे, यानी कि इन दलों का खाता ही नहीं खुल सका था। चौथे चरण की 96 सीट पर पिछले 3 लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हैं तो एक बात साफ है कि कांग्रेस का ग्राफ तेजी से घटा है और बीजेपी का आधार ज्यादा बढ़ा है। 2019 में बीजेपी जिन 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उनमें से 43 सीटों पर वोट शेयर 40% से अधिक था, जबकि कांग्रेस को 43 सीटों पर 10% से भी कम वोट शेयर मिला। इससे एक बात साफ है कि बीजेपी के लिए इस चरण में चुनौती देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। लेकिन तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सियासी हालात काफी बदले हुए हैं। तो चौथा चरण किसके नाम होगा, अब इस पर सबकी नजर बनी हुई है। चौथा चरण मोदी बनाम राहुल, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री मोदी, कौन होगा इस चौथे चरण में आगे। लेकिन जिस तरह का ग्राफ, जिस तरह के आंकड़े अब तक सामने आए हैं 2009, 2014 और 2019, इन 3 बार के अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो जो कांग्रेस पार्टी कभी ऊंचाई पर दिखाई करती थी, वो अब नीचे नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो नीचे नजर आती थी, उसका ग्राफ बहुत हाई नजर आ रहा है। तो ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि 13 मई को कहां-कहां पर मतदान है।
चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, तेलंगाना की 17 सीटों पर वोटिंग है। चौथे चरण में एमपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग, बिहार की 5, झारखंड की 4, उड़ीसा की 4 सीटों पर चुनाव। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर चौथे चरण में चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। चौथे चरण में 5 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटरों की दांव पर किस्मत है। चौथे चरण में एक अभिनेता समेत 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया जाएगा। 13 मई को आपको बता दें 96 सीटों पर मतदान किया जाना है। तो चलिए, कौन आगे कौन पीछे होगा, चौथा चरण दूर नहीं है। 13 मई आपको चौथे चरण की शुरुआत होगी और देखना होगा कि इस चरण में कौन बाजी मारता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर अविरल मलिक हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। तामजीद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शंभू भद्रा, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत अविरल मलिक जी मैं आप ही से करती हूँ। क्या लग रहा है आपको इस बार जो चुनाव चौथे चरण का होने जा रहा है, इसमें आप कितना मजबूत नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस बार कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आपको कड़ी टक्कर राहुल गांधी की तरफ से मिलेगी। आंध्र की कई सीटें हैं जहां पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तेलंगाना की 17 सीटों पर चुनाव है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर आपको कड़ी टक्कर कांग्रेस की तरफ से मिलेगी। कुछ तैयारी है कि नहीं है, या फिर हिंदी बेल्ट के सहारे ही आपको आगे बढ़ना है? अविरल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आइए। जी जी, देखिए, अब की बार 400 पार हो रहा है, ये सबको दिख रहा है। हमने जनता के लिए कार्य किया है, ग्राउंड लेवल पर कार्य किया है। हमने जो विकास किया है वो सबको नजर आ रहा है। हमने बेनिफिशियरीज जो हैं, जिनके लिए हमने काम किया है, वो हमें वोट देंगे, ये सबको दिख रहा है। हमने हाईवेज बनवाए हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात की है, गांव गरीब की हमने चिंता की है। और ये जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, सब जानते हैं। राहुल गांधी की जमानत जब्त होना तय है, इस बात को समझ लेना चाहिए। राहुल गांधी की दोनों सीटों पे तैयारी आपकी अच्छी है, देख रहे हैं हम, तैयारी आपकी अच्छी है। लेकिन चौथे चरण में तैयारी के लिए आपके पास वो इलाके हैं, वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी मजबूती से स्टैंड नहीं कर पाई है। ये आप भी जानते हैं। साउथ की कई सीटों पर, दक्षिण की बात की जाए तो इतना अच्छा खासा होल्ड भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ऐसे में क्या लगता है आपको इस बार कि दक्षिण की जनता को अपने पाले में करने के लिए आपको ऐसा क्या करना होगा? आपको उससे ऐसा क्या कुछ कहना होगा जिससे वो आप पर भरोसा करे? देखिए, हमने तो विकास किया है, वो सबको नजर आ रहा है। हाँ। और जो आवश्यकता थी उसको सैम पिट्रोडा ने पूरा कर दिया। दक्षिण भारतीयों का अपमान करके, उन्हें अफ्रीकी बताकर, जिस प्रकार से दक्षिण भारत के लोगों का अपमान सैम पिट्रोडा के बयान के द्वारा किया गया, वो सबने देखा। ये बहुत दुखद है। आपको लगता है ये काम करेगा? स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये काम करेगा? जैसे आप मुद्दा बना रहे हैं, ये काम करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? हम मुद्दा नहीं बना रहे हैं, हम मुद्दा नहीं बना रहे हैं। तो फिर हर जगह आप ये क्यों कह देते हैं कि सैम पित्रोदा ने जो कहा? मुद्दा बना रही है जनता के द्वारा, इस विषय को मुद्दा बनाया जा रहा है। ये जनता का मुद्दा है। ये जनता का अपमान करेंगे और जनता इसे सहन करेगी? ऐसा कैसे संभव है? इसका इन्हें उत्तर देना चाहिए। तो अभी इतने मंचों से आप अब की बार 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? अभी तक तो तमाम जगहों से हम सुन रहे थे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अब क्यों नहीं नारा लग रहा है कि अब की बार 400 पार? क्या ऐसा डर लगने लग गया है अब भारतीय जनता पार्टी को अब 400 पार नहीं हो पा रहा है? देखिए, अब की बार 400 पार हम निरंतर कह रहे हैं और जनता की ओर से आवाज आ रही है कि अब की बार 500 पार। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से मिलिए, वो इसी बात को कहेंगे। किसानों से विशेष रूप से मिलिए, मजदूरों से आप मिलिए, वो कह रहे हैं अब की बार 500 पार।
क्योंकि किसानों के लिए हमने कार्य किया है। ठीक हमने है। सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की है, अहमद फसल जी। बीमा योजना हमने चलाई है, ठीक है सर। हमने बिचौलियों को समाप्त किया है, ये दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। अहमद जी, क्या लग रहा है जो अविरल जी कह रहे हैं, इस बात से सहमत हैं आप? क्या आपने बैठे बिठाए मुद्दा ही दे दिया इनको? सैम पित्रोदा जी ने तो पूरी बात ही इनकी, मतलब आपके सब कुछ किए कराए पे पानी फेर दिया है। देखिए ममता जी, अज्ञानता और अफवाह के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। तो ये फिर भी 400 पार और 500 पार का नारा कम दे रहा है। मुझे तो ये उम्मीद थी कि अविरल जी यहाँ पे 600 पार और 700 पार का बात करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं उन्होंने तो 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात है क्या। और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को अफवाह के जरिए लड़ रही है कि जितना भी अफवाह फैला सकते हैं देश के अंदर उतनी अफवाह फैलाई जाए और अफवाह के जरिए जो भी वोट मिल सकता है बटोरा जाए, लेकिन चल नहीं पा रहा है। आप समझिए, पहले चरण में जब ये चुनाव पे आए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया था अविरल मलिक से, जो उन्होंने छोड़ दिया उसका जवाब देना कि 400 पार का नारा लगाना। बिल्कुल सही आपने कहा ममता जी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने बंद कर दिया। ठीक है, प्रवक्ता बैठे हैं वो तो बोलेंगे यहाँ पे आके, लेकिन शीर्षस्थ नेताओं ने कमोबेश इस नारा को लगाना बंद कर दिया। जब पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पहुंची तो उन्होंने एक नारा दिया, मोदी की गारंटी, उस पर चुनाव लड़ने की कोशिश की। लेकिन देश ने समझ लिया कि 2014 में जो गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगार देने की, 15-15 लाख रुपए देने की, किसानों की आय दुगनी करने की, किसानों को एमएसपी देने की, महिलाओं को महंगाई से मुक्ति दिलाने की, युवाओं को 2-2 करोड़ की रोजगार देने की, न जाने कितने वादे इन्होंने किए थे। तो 2024 तक आते आते सब फेल हो गया। तो मोदी की गारंटी फेल हो गई। पहले चरण में इनको समझ में आ गया कि जब पूरी तरीके से परास्त हो गए तो पहले चरण में ये मोदी की गारंटी इन्होंने बंद कर दिया। दूसरे चरण पे आए तो मंगल सूत्र की बात करने लगे, एक पवित्र धागा, पवित्र रिश्ता, उस पर इन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया। जनता ने वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है, देश की महिलाएं कैसे बर्दाश्त करती है, देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है जहां पे मंगल सूत्र की क्या कीमत होती है, वो भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझ सकते हैं। वो भी नारा जब पूरी तरीके से परास्त हो गया, जनता ने इनको नकार दिया तो उसको भी खत्म कर दिया। मंगलसूत्र की बात आपको भारतीय जनता पार्टी वाले करते नहीं मिले। तीसरे चरण में जब ये पहुंचे तो फिर से वही अपना पेट हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। लेकिन देश की जनता इनको पहचान चुकी है, जान चुकी है कि इनके पास क्या है। अब पहले से उनका अप्रीहेंशन, देश के लोगों का अप्रीहेंशन बहुत तेज हो गया भारतीय जनता पार्टी को लेकर। उनको पता है कि अगला नारा क्या होगा। लेकिन सबसे ज्यादा विचलित अगर कोई चीज बात की लोगों के जहन में, तो जो चौथे फेज में जब प्रधानमंत्री मोदी ने इतना गंभीर आरोप लगाया अडानी और अंबानी के ऊपर कि टेम्पो में पैसा लेके भेजते हैं ये। अब ये तो इनका एक्सपीरियंस होगा कि इनको क्योंकि मिल रहा होगा तो इसलिए बताया होगा। लेकिन देश की जनता उम्मीद कर रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप अडानी और अंबानी पे लगा दिया और उनकी सरकार थी। हम लोग तो ये मान के चल रहे थे, क्योंकि भाजपा वाले कहते थे कि काला धन खत्म हो गया नोटबंदी के बाद। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी ने इतने सटीक जानकारी इस देश को दी कि अडानी और अंबानी काला धन टेम्पो के जरिए भेज रहे हैं, ठीक, उसके बावजूद अभी तक सीबीआई, ईडी, आईटी कोई नहीं नजर आया अंबानी अडानी के उस पर। क्या एजेंसीज भी प्रधानमंत्री जी को गंभीरता से नहीं ले रही है? इतना बड़ा आरोप अगर देश के प्रधानमंत्री लगा रहे हैं उद्योगपतियों पे, तो एजेंसीज कहाँ पे हैं? अभी तक कोई छापेमारी नहीं हुई, अभी तक कोई जांच शुरू नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि अब इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि देश के सामने जाके बयान क्या दे। अब चौथे चरण आते आते ये अडानी अंबानी पे भी इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। ठीक है सर। तो हालात बड़े बहुत ही बदतरीन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इनको भी पता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोलना है, बहुत सारी उपलब्धियां गिना रहे थे, कुछ उपलब्धियां गिनाने से चूक गए। एक उपलब्धि इनकी ये भी है कि जब किसान इस देश का आंदोलन करते हुए दिल्ली तक पहुंचा तो उसके रास्ते में कील ठोक दी गई, ये भी इनकी उपलब्धि है। जब देश की बेटियां अपने लिए न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पहुंची तो उनको बूटों से रौंदा जा रहा था, ये भी एक उपलब्धि है। इस देश के बेरोजगार युवक जब पेपर लीक के मामले में सड़क पर उतरते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है, ये भी इनकी एक उपलब्धि है। महंगाई को लेकर जिस तरीके से इन्होंने वादे किए थे, 400 का सिलेंडर 1100 में मिलना शुरू हो गया, 60 का पेट्रोल 100 में मिलना शुरू हो गया, 50 का डीजल 90 में मिलना शुरू हो गई, ये भी इनकी ठीक है सर, बहुत ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। शंभू बत्रा जी, लेकिन ये बात समझ लीजिए, ठीक है सर, मैं लौटूंगी। ठीक है, मैं लौटूंगी। एमओयू साइन किया था कि नहीं? ठीक है अविरल जी, मैं लौटूंगी आपके पास सर। शंभू बत्रा जी, देखिए आपने दोनों लोगों को सुना, आप दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे थे, कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को। तमाम मुद्दे इन लोगों के हैं, तमाम मुद्दों को लेकर ये लोकसभा चुनाव में उतरे हुए। लेकिन शंभू बत्रा जी, आपको क्या लगता है इस तरह के मुद्दे लेकर सामने आना, फिर इस पर आरोप प्रत्यारोप की टिप्पणी करना, एक दूसरे पर हमला बोलना, क्या इस तरह से जनता इन्हें वोट दे देगी? आपको लगता है ये रणनीति इन दोनों ही पार्टियों की काम कर पाएगी? क्या इसी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को देखते हुए जनता इनको वोट करेगी?
सबको नमस्कार, सभी दर्शकों को। जी सर, नमस्कार। मेन रूप से चुनाव को आप अगर देखें तो एक तो चुनाव इस बार का बहुत लंबा चल रहा है, जी। यानी कि आप 7 चरण को भी बहुत लंबा कर दिया है। तो चुनाव प्रचार का जो पूरा अभियान है उसमें चुनाव प्रचार का जो पूरा अभियान है उसमें चाहे बीजेपी की तरफ से हो चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, दोनों के जो प्रचार में लोग जुड़े हुए हैं जी। उनके पास कहने के लिए या अपनी बात को बताने के लिए मतलब एक रिपीटेशन जैसा हो गया है कि बार बार आपको वही चीजें करनी पड़ रही है, वही चीजें बतानी पड़ रही है, वही चीजें लोगों को करना होता है। घोषणा पत्र दोनों ही पार्टियों के जनता के सामने है। जनता को फैसला करना है कि हमको वोट किसको देना है, चाहे इनको वोट देना है चाहे उनको वोट देना है, और वोट देंगे तो उसका आधार क्या होगा ये जनता खुद डिसाइड करेगी। दोनों के संकल्प पत्र हैं, दोनों की घोषणा पत्र को देखने के बाद, दोनों के वादों को देख के, और दूसरी बात की किनके वादों पे भरोसा किया जाए। जो लोग वादे कर रहे हैं उसमें पहले से सत्ता में जो लोग रहे हुए हैं उन्हें क्या किया, जो अभी सत्ता में है उन्होंने क्या किया, इन सारी चीजों का आकलन होगा और जनता उसके हिसाब से पोलिंग कर रही है। और आपने देखा कि पिछले से अभी का जो चरण है इसमें पोलिंग में परसेंटेज में कमी आई है। लगभग तीनों ही चरण को ले लीजिएगा तो हर चरण में अबाउट 3 से 4% वोटें कम हुई है। कुछ राज्यों में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, बहुत अच्छे परसेंटेज में है। तो कम वोटिंग बताता है कि जनता चाहे कोई भी दल सामने में हो, कोई भी नेता हो, उनके प्रति एक उदासीनता है लोगों में, जनता में एक यानी कि विकल्प ही नहीं बचा है जनता के पास, जाए तो जाए कहाँ। हाँ, मेन रूप से है कि मान लीजिए कांग्रेस कोई बात करेगी तो भाई आप भी 50 साल शासन किया, आज भी आप वही शिक्षा और पानी और बिजली की बात कर रहे हैं। ठीक है। चाहे सपा हो चाहे राजद हो, सबको 15 साल, अभी कोई ऐसा दल नहीं है, या बीजेपी हो, इसको भी 10-20 साल शासन करने का 15 साल आपने केंद्र में किया है, राज्यों में 20 साल 22 साल 30 साल शासन किया है, फिर भी अगर आप वही पानी बिजली की बात कर रहे हैं तो यानी कि मतलब अभी आप 75 साल में भारत को जहाँ जाना चाहिए था, जिस तरह की विकास की जरूरत थी, जहाँ ले जाना चाहिए था, कहीं न कहीं आपने उसको वहाँ लेकर के नहीं गए हैं। बिल्कुल सही कहा शंभू भद्रा जी, आप ग्राफ नजर आ रहा है, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का एक ग्राफ रहा था 2019 के आंकड़े देखें या फिर उससे 2014 के फिर आंकड़े देखें, फिर 2009 के आंकड़े देखें, अगर इन तीनों को ही आंकड़ों को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी धीरे 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 नीचे आती चली गई है। अब ऐसे में शंभू भद्रा जी भी बिल्कुल सही कह रहे थे कि अभी भी उन्हीं चीजों में अटका हुआ है कि बिजली पानी रोजगार, क्या कुछ किया और पार्टियों ने। इस सरकार इतनी लंबी चली, इतना शासन किया आपने 50 साल तक, और अभी भी आप वही रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उन्हीं पर ही अटके हुए हैं। जवाब दे दीजिए। सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है। उनको 70 साल की बात तो याद है लेकिन 10 साल की बातें याद नहीं, बड़ा दुर्भाग्य है इसके लिए। हमारी तो सीधी सी डिमांड ये है कि 10 साल पहले जो मोदी ने जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उस पर भाजपा बात क्यों नहीं कर रही है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया तो उस पर आपको भी भारतीय जनता पार्टी घेरना चाहिए, हम लोग को घेर ही रहे। 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी कैसे भूल गई। किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं घेर रहे हैं, हम सवाल नहीं कर रहे हैं? ममता जी, मैं माफ कीजिएगा, मेरा नाम वक्ता है सर, ममता नहीं। जी माफ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैं सारे सब लोगों से आपके जरिए अपील कर रहा हूँ कि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे पे खींच के लाना पड़ेगा। हमें इनको भटकने नहीं देना है, हमें इनसे सवाल यही करना है कि 10 साल में आपने किया क्या है। और एक बात और मैं कह देता हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की अकेली पार्टी है जिसने 10 साल पहले किए गए वादे को 2024 में आके लिखित रूप से मान लिया कि हमने झूठ बोला था, हमने अफवाह फैलाई थी। आप इनके घोषणा पत्र में आपको 2 करोड़ रोजगार का जिक्र नहीं मिलेगा, 15-15 लाख रुपए देने का जिक्र नहीं मिलेगा, किसानों की आय दुगनी करने का जिक्र नहीं मिलेगा, 1 रैंक 1 पेंशन की बात नहीं करेंगे। शंभू भद्रा जी पूछ रहे हैं कि दल अगर इसी चीजों पर अटके रहेंगे तो आगे क्या बढ़ा देश में, आगे क्या बढ़े हम? कि 50 साल भी इसी बात को लेकर बात हो रही थी, आज 50 साल बाद भी इसी चीज को लेकर बात हो रही है। समझिए, नहीं एक बात समझिए, मुद्दे तो यही है कि हम कहीं नहीं तो मुद्दे क्यों ये हैं? यही तो दलों से पूछा जा रहा है, आखिर मुद्दे यही क्यों है सर? इनका निदान क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया निदान? अब सुनिए, अभी हम नौकरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे आए हैं,
उनको भी तो नौकरी चाहिए, या उनको भूखा छोड़ दिया जाए, उनको अपने हालत में नहीं तो छोड़ सर दिया जाए? निदान क्या है सरकार का ये इसका, काम होता है। क्या समाधान नहीं, क्या क्यों है, मतलब क्या समाधान है इसका? समाधान हम बता रहे हैं, समाधान हम बता रहे हैं, हमारा कोई घोषणा पत्र समाधान पढ़िए, उसमें समाधान लिखा हुआ है। अविरल जी 30 लाख रुकिए ना, नौकरियां, सुन लीजिए ना, अब समाधान सुन लीजिए ना, अब समाधान पे बात कर रहे हैं तो समाधान सुनिए। 30 लाख नौकरियां कांग्रेस पार्टी ने देने का वादा किया है, जो सरकारी नौकरियां जो खाली हुई है। 1 लाख रुपए महिलाओं को देने का वादा किया, 8500 रुपए महीने, 8500 रुपए महीने। सर उसमें भी वर्गीकरण तो किया ही होगा, वर्गीकरण तो किया होगा ना आपने, महिला हर महिला को दे रहे हैं आप? निश्चित रूप से हर गरीब महिला को 8500 रुपए देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, अपने घोषणा पत्र में करेगी। जब 72,000 करोड़ रुपए हम सारे किसानों को कर्ज माफ कर सकते हैं एक साथ, कोई वर्गीकरण नहीं हुआ था, आपको याद होगा, कोई वर्गीकरण करे बिना 72,000 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया था सारे किसानों का, सारा कर्जा माफ किया था। कोई वर्गीकरण किया था क्या कांग्रेस पार्टी ने? तो कांग्रेस तो पार्टी अभी का तो ये आपने विचार कहा नहीं है। गरीब महिला को 1 लाख और बाकी की महिला, ये गरीब अमीर ये किस तरह से वर्गीकृत नहीं, महिलाओं को कर रहे हैं आप? आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में देखिए। हाँ। हम जितना हो सकेगा हम इस देश की महिलाओं को जो हमने वादा नहीं किया ठीक है उसको सर, शामिल सर करने सर का वक्त काम की करेंगे। कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी, मैं समझ गई आपकी बात जी, को। अविरल जी बताइए, ठीक है इन्होंने काम नहीं किया, ठीक है इन्होंने 50 साल काम नहीं किया, अभी तो 10 साल आप थे सत्ता में, आपने क्या किया? देखिए हम तो कर रहे हैं विश्व क्या गुरु कर रहे भारत हैं, की बात। क्या कर रहे हैं हम आप तो बता विश्व गुरु दीजिए क्या भारत कर के रहे हैं? निर्माण की बात कर रहे हैं। हमने जनधन योजना चलाई है, उज्ज्वला योजना चलाई है, मुद्रा योजना चलाई है, आवास योजना चलाई है। सर ये सबने पता देखा है, लेकिन इस अगर इतना आपने कुछ किया है तो ये जो परसेंटेज घटता जा रहा है वोटों का, ये क्यों घट रहा है? ये कैसे बोल क्यों सकते घट हैं रहा है? आप अविरल जी बताने से? ये आपकी उपलब्धि यही है। बताइए अविरल जी क्यों घट रहा है? नहीं, आप बताइए। पहला दूसरा तीसरा, सर देखिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं है। मैं सवाल जिससे कर रही हूँ जवाब मुझे वही चाहिए। मैं वहीं आ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वो आप निजी तौर पर एक दूसरे से पूछिएगा। मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी अविरल जी। देखिए हमने सबकी चिंता की है, हमने सबके साथ और सबके विकास की बात की है, हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की है, हमने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान सर की ये बात सब हम की है। सुन चुके हैं, कुछ नया बताइए ना, ये तो हम रोज सुनते हैं। ठीक है शंभू भद्रा जी, ठीक है सर, ठीक है शंभू भद्रा जी, ठीक है अविरल जी वक्त नहीं दे पाऊंगी, माफ कीजिएगा, मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। शंभू भद्रा जी एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। सर आप सहमत हैं इन लोगों से जिस तरह की बातें ये दल करते हैं? क्या इसी तरह की तस्वीर भारत को चाहिए थी? 50 साल पहले भी हम वहीं थे और 50 साल बाद भी हम यहीं हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, जनता के पास कोई विकल्प बचा नहीं है, जनता त्रस्त हो चुकी है और इसीलिए अब वो घर से निकलना भी नहीं चाहती है कि इस देश का जो होना है होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आपका इशारा सही है कि हमारे राजनीतिक दल अपनी बातों से अपने जितने भी वादे हैं उसको नहीं करने की जो टेंडेंसी है, जो लोग जनता से झूठ बोलने की जो आदत है, वो 50-70 साल से लोग देश में देख रहे हैं और उसमें बहुत चीजें ऐसी हैं जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो चीजें हम अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो इस कारण से निश्चित रूप से जनता में अब भरोसा अपने नेताओं के प्रति घटा है, भरोसा नहीं रहा है, चेहरे वही हैं, दल वही हैं, वादे वही हैं, तो लगता है कि कौन जाए वोट देने बस के एक लिए। वर्गीकरण जरूर जोड़ दिया है, वर्गीकरण बहुत बढ़िया तरीके से ये राजनीतिक दल कर लेते हैं कि इस तरह से इसको देना है। पूरे देश की बात तो कोई दल कर ही नहीं रहा है, पूरा देश आ कहाँ रहा है, इस जाति के साथ उस जाति के साथ तमाम जातियों के वर्गीकरण कर करके ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी दल हो। सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ था इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।